हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ सभी बढ़िया होगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू का सीरीज नंबर 6। ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी सीरीज चल रहा है हमारा। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव ए निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू किसका हो सकता है? एपीसी, एमपीसी, एमपीएस और एपीएस। आपको इसका कमेंट में आंसर देना है। देखिए, ये सब आपने डिटेल में अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा एपीएस की वैल्यू क्या हो सकती है, निगेटिव में हो सकती है। फॉर्मूला क्या कहता है? एस बाई वाई। यानी ऐसा हो सकता है कि 100 आपका इनकम हो और आपकी सेविंग 120 भी हो सकती है। मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। 120 नहीं होगा, क्योंकि जब इनकम ही आपका 100 है तो 120 नहीं कमा सकते आप, मतलब सेव नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 100 इनकम है आपका और ये आपका माइनस वैल्यू हो, ठीक है ना, जिसको हम डिस सेविंग के नाम से भी जानते हैं। ग्राफ आपने देखा होगा तो ऐसे, यानी माइनस से शुरू होता है और पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे इनकम फिर बढ़ते रहता है, हमारा सेविंग इंक्रीज होते रहता है, ठीक है। तो एपीएस की वैल्यू हमारी निगेटिव में जा सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। AD curve starts from the origin, point below the origin, point above the origin और none of the these। तो पॉइंट above the origin से ही AD हमारा शुरू होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। AS यहां से शुरू होता है, कट करता है दोनों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो, नेशनल इनकम डज नॉट फॉल टू जीरो बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर। तो ऑटोनोमस कंजप्शन की वजह से नेशनल इनकम जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इनकम आपकी जीरो, ऐसे देखते हैं, इनकम आपकी जीरो हो भी जाए तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन रहता ही है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ इकोनॉमी में क्या होगा, कंज्यूम होगा ही। लोग को जीना है तो कुछ ना कुछ वो कंजप्शन करेंगे ही, ठीक है। तो ऑटोनोमस कंजप्शन की वजह से नेशनल इनकम कभी जीरो नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ डैश कैन नेवर बी निगेटिव वाइल डैश कैन हैव ए वैल्यू इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑप्शन है एपीएस एपीसी, एमपीसी एपीएस, एपीसी एपीएस, एमपीएस एपीसी। तो एमपीएस की वैल्यू जो है वो निगेटिव नहीं जा सकती है, और वाइल एपीसी, एपीसी इक्वल टू 1 हो सकता है। यानी एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई, जितना आपका इनकम है उतना आपने कंज्यूम कर लिया, इसको 1 कहते हैं, और इसी को आप ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है ना। जहां पे या तो आप बोलेंगे इनकम इक्वल टू कंजप्शन है या सेविंग इक्वल टू जीरो है। तो इनकम जितना आप कमा रहे थे उतना ही आपने खर्च कर दिया, तो सेविंग कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। वैसे ये सब इकोनॉमी लेवल पे होता है, लेकिन मैंने लेक्चर्स में भी बताया कि आप एज ए इंडिविजुअल के तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ सी इक्वल टू 100 प्लस 0.7y, देन द सेविंग फंक्शन विल बी एक्सप्रेस्ड एज एस इक्वल टू 100 प्लस 0.25y, एस इक्वल टू माइनस 100 प्लस 0.7y, एस इक्वल टू माइनस 100 प्लस 0.25y, 75 प्लस 0.25y, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको देना है। ये क्या हो जाता है, माइनस सी बार। मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस बी, ब्रैकेट के बाहर वाई, ये होता है। ऐसे कंजप्शन में क्या हो जाता है, सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। तो देखिए, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो पहला हो जाएगा सी, कितना हो जाएगा आपका, -100 प्लस 1 माइनस 0.75, माइनस करके नहीं दिखा रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ 0.75y। तो ये हो जाएगा -100 प्लस 0.25y। ये ऑप्शन देखिए किसमें है, जीरो पर, ये रहा -100 प्लस 0.25y, सी ऑप्शन। इजी है। देखिए यही जो है ना, सीधी सी बात है। देखिए ऐसे समझिए, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मान लीजिए 100 इनकम है आपका, 100 इनकम है, खर्चा मान लीजिए इसमें आपने 60 किया, तो सेविंग कितना होगा, 40 होगा। अगर मैं बोलूँ कि इनकम आपका 100 है, खर्चा आपने किया है 120, तो सेविंग क्या होगा, माइनस में होगा, -20, ठीक है ना।
तो यहाँ जो ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, जब आपका इनकम जीरो हो, इनकम यहाँ ऊपर बना रहा हूँ, इनकम जीरो है, आप 100 कंज्यूम कर रहे हैं, यानी जीरो से जब भी इनकम जीरो रहेगा या कंजप्शन से कम रहेगा, आपका सेविंग क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी, बी ये वही आपका एमपीसी है, तो 1 माइनस एमपीसी क्या होता है, एमपीएस होता है। ठीक है ना, रिलेशन आपने पढ़ा होगा, 1 इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस। ठीक है ना, तो 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू क्या हो जाता है, एमपीएस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एट इक्विलिब्रियम लेवल कंजप्शन इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सेविंग, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन इक्वल टू सेविंग। तो क्या होता है, ऐसा ही अप्रोच आपने पढ़ा है, आंसर होगा सी। एक तो होता है एडी इक्वल टू एएस अप्रोच, तो एडी का ही सी प्लस आई है, एएस का सी प्लस एस है, सी सी कट गया, बच जाता है आपके पास ऐसा ही अप्रोच, ऐसा ही बोलो, आई एस अप्रोच बोलो, जो बोलना है। तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एमपीसी इज 0.6 द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी, तो एमपीसी का 0.6 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा, ये बताना आपको। बनाना होगा, थोड़ा सा आपको बना के देखिए, मैं भी इधर साइड में स्लोली बना रहा हूँ, नहीं तो आप लोग पेन कॉपी या दिमाग लगाने का भी कोशिश नहीं करते हैं, जबकि ये सब क्वेश्चन चाहे तो आप वर्बली ही बता सकते हैं या आंसर निकाल सकते हैं। देखो 1, 0.6, 0.4, ऊपर 10 हो गया, 4 2 8, 2.5, बी आपका आंसर होगा। तो ये वर्बली भी हो सकता है, मतलब माइंड में ही हो सकता है। 1/1 माइनस एमपीसी है, 0.6 है, तो 1 माइनस 0.6 हुआ, 0.4 बचा, 0.4 बचा, पॉइंट हटा, ऊपर 10 चल जाएगा, 4 से काटेंगे 10 को, 2.5 होगा। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डैश इज व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज डैश। तो ऑप्शन देखते हैं, इन्फिनिटी, जीरो, इन्फिनिटी, ये नॉर्मल है, मैंने जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें ही बताया, ये एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है, यानी सीधा पूछ रहा है कि जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वैरी करती है। अगर आपको याद है तो इसका आंसर आप दे दोगे, इन्फिनिटी जीरो, इन्फिनिटी वन, वन इन्फिनिटी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी टू 1। ठीक है ना, नेक्स्ट है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी व्हेन द वैल्यू, नहीं, उसमें आपने पढ़ा हुआ कि जब एमपीसी की वैल्यू 1 होती है तो क्या होता है, 0 होती है तो क्या होता है, तो 1 होती है तो वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ठीक है ना, देखो बाबू ऐसे 1 माइनस 1 हो गया, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा था, वो मैंने गलत बताया कि गलत नहीं है, वो भी आपको याद रखना है, वैल्यू एमपीसी की कहाँ से कहाँ लाई करती है। ये बस पूछ रहा था ना कि एमपीसी का वैल्यू पे यहाँ क्या ऐसा रखेंगे कि इन्फिनिटी आएगा, तो 1 जब हम रखते हैं तो इन्फिनिटी आता है, 0 रखते हैं तो 1 आता है। देखो यही बात, जब मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, एमपीसी के जगह पे 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, इट इफ इंडिकेट्स अ सिचुएशन, इट होना चाहिए शायद, इफ इंडिकेट्स अ सिचुएशन व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, एडी इक्वल टू एएस, एडी इज ग्रेटर देन एएस, नन ऑफ दिस। ये बताना है आपको, ये कब होता है, इस सिचुएशन में। ठीक है ना, जब सेविंग क्या हो, इन्वेस्टमेंट से कम हो, यानी लोग ज्यादा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, इसलिए रहने दे रहा हूं। इफ एमपीसी इक्वल टू एमपीएस देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी 1 इक्वल टू एमपीसी 2, तो वैल्यू क्या होगा, 2। AD curve is represented by dash curve in the income determination analysis, consumption plus saving plus investment, consumption plus saving, saving plus investment, consumption plus investment। तो C प्लस आई का मॉडल आपने पढ़ा है, AD इक्वल टू C प्लस आई। नेक्स्ट है, मल्टीप्लायर इज रिलेटेड टू एमपीसी, कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली है, नॉट, इनडायरेक्टली, रेयरली।
तो कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर भी, ऐसे है रिलेशन। देखो मैं यहाँ भी घटाने का साइन बना रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लायर ना लिख के मैं के लिख दे रहा हूँ, के, तो के भी नीचे जाएगा, एमपीसी की वैल्यू ऊपर तो के भी ऊपर, ठीक है। When economy decides to save the whole of its additional income, then the value of investment multiplier will be, जो एक्स्ट्रा, ठीक है ना, जो एडिशनल इनकम आ रहा है उसको पूरा का पूरा आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी, 1, इनडिटर्मिनेट, 0, इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1, ठीक है ना। ये इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, अगर जिस बच्चे को समझ में आ पा रहा है तो अच्छा है, वो अच्छे से पढ़ा है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि एमपीसी का मतलब ही क्या होता है, मार्जिनल चेंज, ठीक है ना। तो इसमें हम करते, ये दोनों का मतलब क्या है, ये तो मैंने आपको ऐसे कैलकुलेट करके बता दिया, तो इसमें मतलब ही क्या होता है, जो एडिशनल इनकम है एक बार हम क्या करके देखते हैं, पूरा का पूरा सेव करके देखते हैं, और एक बार पूरा का पूरा कंज्यूम करके देखते हैं। देखो किसी चीज की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू पता करनी है, तो एक बार हम पूरा कंज्यूम करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है, एक बार पूरा सेव करके देखते हैं तो क्या वैल्यू आता है, तब हमारा मल्टीप्लायर का जो वैल्यू आता है 1 से लेकर इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो ये इसी यही मतलब के बारे में पूछ रहा है और कुछ नहीं है, और ये इसी का एक्सप्लेनेशन है बस, कि आंसर कैसे आता है, 0 या इन्फिनिटी कैसे आता है, उसका आंसर है ये, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और एमपीसी के भी टॉपिक में अगर आप पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा, इजी है। Dash refers to a situation when AD is equal to AS beyond the full employment level. Full employment equilibrium, over full employment equilibrium, under employment equilibrium, none of these. AD जब क्या हो, AS के, AD is equal to AS beyond the full employment, तो वैसे सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कुछ ऐसा बनता होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे डैश डैश जा रहा होगा, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा हो गया ये, तो ये ओवर, ऐसे ये डॉटेड लाइन होता है, लेकिन आपको ऐसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे डार्कन कर रहा हूँ, ये सिचुएशन होता है, ठीक है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इफ सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज एस इक्वल टू -40 प्लस 0.4y, देन एमपीसी क्या होगा। सिर्फ एमपीसी पूछा है आपसे, पूरा कंजप्शन फंक्शन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ एमपीसी बताना है, ठीक है ना। तो 1 माइनस एमपीसी क्या होता है, एमपीएस होता है, एमपीएस आपको दिया है तो एमपीसी बताना है, तो क्या हो जाएगा, 0.4 दिया है, 1 में से 0.4 जाएगा 0.6, तो आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, आ ही गया आखिरकार क्वेश्चन ये, 1 बाई एमपीसी, 1 बाई एमपीएस, 1 बाई 1 माइनस एमपीएस, 1 बाई एमपीसी। देखो फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू चेंज इन y बाई चेंज इन i, पहला फॉर्मूला। दूसरा k इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, या तीसरा k इक्वल टू 1 बाई एमपीएस। अब इन तीनों में देख लो, जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वही सही है। 1 बाई एमपीसी कहीं आपको मैंने लिखते हुए देखा है, नहीं, 1 माइनस एमपीसी लिखा है, तो ये तो नहीं है। 1 बाई एमपीएस ये तो दिया हुआ है, तो ये सही होगा। यहाँ देखो 1 बाई एमपीएस, 1/1 माइनस एमपीएस कहीं नहीं है, 1 मतलब बाई में 1 माइनस एमपीसी है, तो ये नहीं होगा। 1/एमपीसी माइनस 1, तो एमपीसी माइनस 1 नहीं है, 1 माइनस एमपीसी है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ एमपीसी इज 1 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, एक ही क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा के बहुत बार पूछा है, तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। देखना है तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन देख लो फिर से, क्वेश्चन क्या है, एमपीसी अगर 1 है तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा, निकाल भी सकते हैं, यहाँ पे ही निकाल लेता है, 1 माइनस एमपीसी, तो 1/एमपीसी का वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो डी आंसर, क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के आपसे पूछा गया। इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, अब एमपीसी 0 होगा तो क्या होगा, तो 1 माइनस एमपीसी, 1 कितना बोला है, 0 ना, तो 0 क्या हो जाएगा, बताइए आप ही लोग आंसर।
इतना कैलकुलेशन तो हो ही गया। बी वन आंसर। चलिए, एमपीसी 0.75 दिया है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट नेशनल इकोनॉमी इंक्रीज बाय 300 करोड़ बाय एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ, कितने एडिशनल इन्वेस्टमेंट पे ये पूछा जा रहा है, 400 करोड़ होगा कि 225, 1275 करोड़, ये बताना है। देखिए क्या बोल रहा है, एमपीसी इतना है, 300 इनकम इंक्रीज हुआ है, कितने के एडिशनल इन्वेस्टमेंट से, तो के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो 1 माइनस एमपीसी कितना दिया है, 0.75, 0.75, तो के इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस से 0.75 करेंगे तो 0.25, पॉइंट हटेगा तो 2 0, 4 टाइम्स। अब के इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, चेंज इन वाई बटा चेंज इन आई। के कितना आया हमारा 4, आई हमें निकालना ही है, और ये कितना दिया हुआ है इनकम 300 करोड़, चेंज इन आई, तो चेंज इन आई इधर आ जाएगा 300 बटा 4, 4 7 28, 75 करोड़, डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेंट्री में क्या आएगा वो बताना है, यानी ईडी ज्यादा है एएस से, एएस कम है, तो प्राइस क्या होता है, प्राइस तो बढ़ता है। पूछ रहा है इन्वेंट्री के बारे में बताना है, तो इन्वेंट्री क्या होगा, फॉल राइज डू नॉट चेंज, फर्स्ट फॉल देन राइज, क्या हो जाएगा, फॉल होगा। ठीक है ना, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर बोला जाएगा लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है ना, तो जो इन्वेंट्री आती है वो क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। नेक्स्ट है, और प्राइस, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम है, तो प्राइस तो उसका राइज होगा, फिर उन लोगों को बोला जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने के लिए, और सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ाना है, डिमांड को मीटअप करना है। ठीक है ना, यहीं पे आपका फिर इन्फ्लेशनरी कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े होंगे। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी गैप का, इफ सी इक्वल टू 20 प्लस 0.80 y and investment expenditure is 50 crore, then the equilibrium income is 400, 350, 200, 100 करोड़। देखिए क्या बोल रहा है कि सी इतना दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इतना दिया है, पूछ रहा है इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगा, तो हमने पढ़ा है सर एडी इक्वल टू एस होता है। ठीक है, अच्छा एडी को मैं सी प्लस आई भी लिख सकता हूँ, यही मॉडल पढ़ा है, और इसमें सी प्लस एस होता है, या ए एस को हम वाई भी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम। अब सी कितना दिया हुआ है हमको, थोड़ा इसका कम किया जाए, 20 प्लस, फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एडी इक्वल टू ए एस, एडी का मतलब सी प्लस आई, इसको हम नेशनल इनकम भी लिख सकते हैं। सी में कितना दिया हुआ है, 20 प्लस 0.80 वाई इक्वल टू वाई, अच्छा इक्वल टू नहीं होगा, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 करोड़, तो प्लस 50 करोड़ कर दिया, इक्वल टू वाई कर दिया। अब इधर करता हूं, तो y माइनस 0.8 वाई इक्वल टू 20 प्लस 50। ठीक है, यहाँ बच गया 0.2 वाई, 50 प्लस 20 70, वाई इक्वल टू 70/2, 0.2, पॉइंट हटा तो यहाँ 100, मतलब 10, 2, 350, तो वाई का कितना हो जाएगा 350, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, व्हेन प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड सेविंग जो है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से कम है, तो क्या होता है, नेशनल इनकम इज लाइकली टू फॉल, देयर विल बी नो चेंज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज लाइकली टू राइज, नन ऑफ दिस, तो नेशनल इनकम क्या होगा, राइज करेगा। ठीक है, क्या हो रहा है, प्लान्ड सेविंग लेस है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से फिर डिमांड बढ़ेगा, सी प्लस आई का मॉडल पढ़ा होगा, एस आई अप्रोच, एस आई अप्रोच। ठीक है, if MPS is 0.2 and investment is increased by 400 करोड़, then the total increase in income बताना है। देखो इसका अभी मैंने एक न्यूमेरिकल वगैरह अपलोड किया था, अगर आपने देखा है तो बहुत बढ़िया। ज़्यादा अगर नहीं आ रहा है ये सब समझ, अगर आपको नहीं आ रहा है, बहुत मतलब नया नया आपने शुरुआत किया मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना, देखो फॉर्मूला पहले लिख लो आराम से, चेंज इन वाई बटा चेंज इन आई, दूसरा फॉर्मूला क्या है, के बाई 1 माइनस एम पी सी, तीसरा फॉर्मूला क्या है, के इक्वल टू 1 बाई एम पी एस, जो दिया है उस पर वैल्यू पुट करो,
कुछ दिमाग नहीं, जो फर्स्ट क्वेश्चन एमपीएस दिया हो तो एमपीएस में पुट करो, एमपीसी दिया है तो एमपीएस। तो एमपीएस का कितना दिया है 0.2, तो ये कर दिया मैंने 0.2, पॉइंट हटा, यहाँ 2 गया, ये 5 आ गया, के इक्वल टू 5। मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा, मैं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा हूँ, बस ये वैल्यू मिला है, मैं के का वैल्यू निकाल लिया हूँ। अब कितना बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 400 करोड़ से, एक का वैल्यू मेरे को मिल गया, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया, के का इन्वेस्टमेंट बोला है ना, तो इन्वेस्टमेंट की जगह पे मैंने 5 लिख दिया है, वाई यहाँ कर दिया, 5 5 जा 25, यही आंसर होगा ना। नहीं, इंक्रीज बाय 400, तो ये चेंज इन वाई कितना हो गया हमारा 2000, ऑप्शन बी। सॉरी मैंने गलती से 5 यहाँ लिख दिया था, तो 5 तो क्या आपने यहाँ 400 करोड़ दिया है तो 400 करोड़ लिखा, चेंज इन वाई इक्वल टू 2000, 5 4 20। इसमें क्वेश्चन समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले फॉर्मूला लिख लो, पहले वहां पे क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा एमपीसी या एमपीएस, उससे आप के की वैल्यू निकालो कि कितना टाइम पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, और चेंज किस में आ रहा है वो देख लो, चेंज या तो इन्वेस्टमेंट में आ रहा होगा या तो इनकम में आ रहा होगा, निकल गया। ये भी देख के सिर्फ बनाया जा सकता है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर थोड़ा आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो माइंड में ही ये कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If MPS is 0.3, autonomous consumption 50 crore and investment 100 crore, then the equilibrium income will be। इसका आंसर जरूर कमेंट करना, ठीक है ना, अभी कुछ देर पहले पढ़ा है इसको। देखो कैसे बनेगा ये, एमपीएस कितना दिया हुआ 0.3, ऑटोनोमस इतना, इन्वेस्टमेंट इतना, पूछ रहा है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है सर, एडी इक्वल टू एएस, एडी को हम सी प्लस आई बोल सकते हैं, और एएस को हम क्या बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं, ठीक है। कंजप्शन में या कंजप्शन फंक्शन में हम क्या पढ़े हैं, ऑटोनोमस प्लस बी इंटू वाई प्लस आई इक्वल टू ये, सी का मतलब ये भी होता है कंजप्शन फंक्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन कितना दिया हुआ है 50, एमपीएस दिया है तो एमपीएस 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस होता है, तो 0.7 क्या हो जाएगा हमारा एमपीसी। वाई हमको दिया नहीं है तो वाई ऐसे ही लिख दिए, आई कितना दिया हुआ है 100 करोड़, तो यहाँ 100 कर दिया इक्वल टू वाई। अब y माइनस 0.7y इक्वल टू 100 प्लस 50 150, तो यहाँ कितना बच गया 0.3y बटा, मतलब इजिकल टू 150, तो y इक्वल टू 150 बाई 0.3, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0, 3 5 जा 15, 500 करोड़, ए ऑप्शन, ठीक है, इजी है। चलिए आगे बढ़े। In determination of equilibrium level of income by ADS approach, AD curve is represented by C plus S curve, C plus I curve, ये तो बच्चा सा क्वेश्चन है, S plus I curve, C plus Y curve। अभी ऊपर हमने लिखा है AD को हम कैसे करते हैं C plus I, तो 25 का B, C plus I curve। If MPC is greater than MPS, the value of multiplier will be greater than 2, less than 2, equal to 2, equal to 5। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आती है ग्रेटर देन 2। आगे चलते हैं। इज एक्सरसाइज थ्रू डिस्कशन लेटर एंड स्पीचेस टू बैंक्स, यहाँ डैश देना छूट गया, तो मोरल सुएशन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्वालिटेटिव अप्रोच से बैंक को सुपरवाइज करता है, समझाता है, इनफैक्ट पनिशमेंट भी देता है अगर कोई गलती हुई तो, ठीक है ना, तो लेटर स्पीचेस से ये सबसे समझाया जाता है, मोरली समझाया जाता है बस, ठीक है, इसको मोरल सुएशन कहते हैं। Which of the following is not the reason for excess demand? Fall in propensity to consume, reduction in taxes, increase in investment, deficit financing। नॉट पूछा है, ध्यान रखना है। टैक्स रिड्यूस कर देंगे, जैसे समझो आपको पहले टैक्स लग रहा था 20 रुपया, अब लग रहा है 10 ही रुपया, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा बचा, तब तो तुम मिठाई खाओगे, मिठाई खाओगे तो दूसरे चीजों का डिमांड बढ़ेगा, तो ये तो नहीं होगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, किसी चीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्ट हो रही है, इकोनॉमी में इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, तो डिमांड तो उसका बढ़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग, ज्यादा नए नए नोट्स प्रिंट हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, उससे लोगों के पास पैसा जाएगा, लोग डिमांड करेंगे। फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल नहीं इंक्रीज होता है,
एक्सेस डिमांड के केस में क्या होता है, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फॉल नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर होगा, यहाँ फॉल लिखा है, यहाँ राइज होना चाहिए। एक्सेस डिमांड के केस में क्या होता है, जब लोग ज्यादा डिमांड करने लगते हैं तभी हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाता है, यानी जितना डिमांड होना चाहिए, ये देखो ऐसे, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इससे ज्यादा हमारा डिमांड बढ़ जाता है इकोनॉमी में, ठीक है। उसी की वजह से फिर इन्फ्लेशनरी गैप भी आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो विल लीड टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, rise in aggregate demand, no change in aggregate demand, none of these। तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा, ठीक है। यानी सीआरआर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी अब आरबीआई के पास पैसा जाएगा और कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रहेगा, कम पैसा रहेगा, कम लोन बांटेंगे, लोन कम बांटेंगे, पब्लिक के पास लोन कम जाएगा, मतलब पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाएगा, वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, इससे क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा हुआ है वो हमारा धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। The gap by which aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium is known as deficient demand, deflationary gap, inflationary gap, excess demand। गैप के बारे में पूछा है, बोलते तो हम एक्सेस डिमांड है, लेकिन उसकी वजह से गैप कौन सा बनता है, इन्फ्लेशनरी गैप बनता है हमारा, ठीक है। तो यहीं पे आपका 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू खत्म हुआ, ठीक है ना। अपने दोस्तों को शेयर करें, जो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, और आप भी कमेंट करें कि आपका कितना सही बन रहा है, ठीक है ना। ये एमसीक्यू ही है, ठीक है ना, छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये सब छोटा छोटा न्यूमेरिकल है। देखिए आप वर्बली मतलब माइंड में ही बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, या आपको पेन पेपर लेना पड़ रहा है, पेन पेपर में भी समझ नहीं आ पा रहा है, मतलब आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसा एमपीसी वाला डालते हैं, या डायरेक्ट वो पूछेंगे, ये मैंने लेक्चर्स में भी बताया कि एपीसी का वैल्यू क्या होगा, वो निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सब पूछते हैं वो, ठीक है ना। ये सब ध्यान में रखना है, अपने दोस्तों को शेयर करें, आप लोग भी, मैं वीडियोज ऐसे ही डालते रहूँगा, कम से कम सोने के टाइम पे कम से कम ये एमसीक्यू देख लिया करें, ठीक है ना। और रहा बात केस स्टडी का, तो मैं सोच रहा हूँ पहले एमसीक्यू खत्म हो जाए, जीडीपी का मेरे को क्वेश्चन डालना था, मैंने वीडियोस बना लिया है, 2-3 वीडियो बना दिया है, अपलोड बस नहीं किया है, क्योंकि जैसे लाइन सीक्वेंस में चल रहा है एमसीक्यू, तो एमसीक्यू पहले खत्म हो जाए, उसके बाद में वो जीडीपी वाला क्वेश्चन सब डाल दूंगा, ठीक है ना। 3 वीडियोस अभी तक मैंने बना दिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर मेरे पास और भी जो किताब है उनके एमसीक्यूज वगैरह को मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, ठीक है। तो पहले, लेकिन जैसे ही एमसीक्यू खत्म होता है, 1-2 लेक्चर्स और बचे हुए हैं, खत्म हो जाता है, उसके बाद जीडीपी का जितना भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है वो सब मैं डाल दूंगा, उसके बाद फिर एमसीक्यू शुरू करेंगे और केस स्टडीज, ठीक है। थोड़ा वक्त की कमी रहती है, इस बात को आप समझे, 2-2 3-3 जॉब करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए इसके लिए थोड़ा समय कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि 1-2 वीडियो, या जिस दिन मुझे समय मिल जाता है मैं 2-3 वीडियोस भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। सो मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत होता है तो ज़रूर मैसेज कीजिए, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।